हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 का जो टर्म 2 का एग्जाम हुआ है उसके मैथ्स के पेपर का। और मेरे पास जो क्वेश्चन का कोड है वो है 30/3/2, यानी इसका सेट 2 जो है वो मेरे पास है, जो आज के डेट में 5 मई 2022 को कंप्लीट हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस क्वेश्चन का और इसके सोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है मोड। तो सबसे चलिए मोड निकालने के लिए देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस गिवन डेटा का मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 23, इसलिए ये हो गया हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी। और इसका जो क्लास इंटरवल है ये कहलाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ से हम इस टेबल के हेल्प से जो है हमारे पास जो डेटा निकल के आता है वो है एफ के, यानी कि मॉडल फ्रीक्वेंसी जो है या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये हो जाता है 23। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इसको बोलते हैं एक्स के, ये हो जाएगा 45। इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ये हो जाएगा यानी एफ के -1, इसका वैल्यू हो जाएगा 22। और एफ के +1 इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 14। और क्लास साइज जो है वो आप देख सकते हैं, क्लास विड्थ जो है वो है 10, तो ये हो जाएगा h = 10। देयरफॉर मोड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो गया मोड का फॉर्मूला। और इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दे, तो ऊपर से आप देख सकते हैं एक्स के का वैल्यू जो है दिया हुआ है 45 प्लस एफ के का वैल्यू आप देख सकते हैं ये है 23 माइनस एफ के -1 है 22। और नीचे क्या हो जाएगा 2f यानी कि 2 × 23 माइनस एफ के -1 है 22 और एफ के +1 है -14 और इंटू एच का वैल्यू हो गया 10। यहाँ से क्या हो जाएगा 45 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 46 माइनस ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 36 इंटू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 45 प्लस 1/10 इंटू 10, ये हो जाएगा 45 प्लस 1 = 46 और ये हो गया आपका आंसर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपीज 9, 7, 5 so on एंड 15, 12, 9 so on द सेम। क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि n का कौन सा वैल्यू ले जिससे कि nth टर्म जो है वो 2 एपी यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी, 2 एपी है। इन दोनों एपी के nth टर्म जो है वो आपस में इक्वल हो जाए। आखिर ऐसा n का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो 2 एपी दिया हुआ है उसके अलग अलग जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है उसे हम लोग ले लेते हैं। पहला एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म को a ले लेते हैं जो कि दिया हुआ है 9, और इसके कॉमन डिफरेंस जो है उसको ले लेते हैं d जो कि हो जाएगा 7 - 9 = -2। इसी तरह से जो सेकेंड एपी है उसको हम लोग a' ले लेते हैं, तो a' क्या हो जाएगा 15, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसे d' ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 - 15। तो फाइनली क्या हो गया -3। अब क्या कह रहे हैं कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी जिसे हम tn ले लेते हैं इक्वल टू हो जाएगा nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी जिसे हम कह रहे हैं t'(n). ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए यहां से क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू d इक्वल टू a' + n-1 इंटू d'। वैल्यू पुट कर दे, तो a का वैल्यू हो गया 9 प्लस n-1 सेम रहने दे, और d का वैल्यू जो है वो हो गया -2। सेकेंड एपी के लिए देखें तो a' का वैल्यू है 15, n-1 और d' जो है वो है -3। तो यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 9 के बाद आ जाएगा -2 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n और माइनस माइनस +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे -3 से n को करेंगे तो -3n और माइनस माइनस +3 3n को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3n -2n और बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दें तो 15 + 3 हो गया 18 और यहाँ से 9 + 2 11 माइनस हो जाएगा इधर में आके। तो n इक्वल टू फाइनली क्या मिल गया 7। इससे ये पता चलता है कि 7th टर्म जो होगा इन दोनों ही एपी के जो 7th टर्म्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। यही हो गया आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 3a और क्वेश्चन कह रहा है कि 150 स्फेरिकल मार्बल्स ईच ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर एंड आर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। फाइंड द राइज इन वाटर लेवल इन द सिलिंड्रिकल वेसल। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और इसमें जो है 150 मार्बल स्फेरिकल बॉल्स जो है डाला गया है जिसके प्रत्येक का डायमीटर जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर। ये जो रेड बॉल्स आप देख रहे हैं ये मार्बल्स बॉल्स दिखाया है हमने जिसका प्रत्येक का डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि अगर इसमें 150 मार्बल बॉल डाले हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर लेवल जो पहले यहाँ तक था वो उठ के अब यहाँ तक आ गया। तो इसमें वाटर लेवल जो है हमने मान लिया है कि वो h सेंटीमीटर राइज कर गया। हमें इसी h का वैल्यू फाइंड करना है कि आखिर वो वाटर लेवल कितना सेंटीमीटर राइज करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से हम देखें तो अगर हम इस सिलिंड्रिकल वेसल के रेडियस को कैपिटल R ले लें तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर और ये पोर्शन की बात करें तो इसमें जो वाटर लेवल राइज हुआ है ये भी एक सिलिंड्रिकल वेसल के जैसा ही शेप में है, इसलिए इसका वॉल्यूम जो होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा जिसका हाइट हो गया h। और स्मॉल मार्बल बॉल जो है उसके रेडियस को हम अगर ले लेते हैं स्मॉल r तो ये हो जाएगा 1.4/2 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर या आप इसे 7/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चले। Since volume of raised water equal to क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल बॉल्स। वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर क्या हो जाएगा πr² और वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल बॉल्स जो होंगे वो क्या हो जाएगा 150 × 4/3 πr³। दोनों तरफ से पाई का वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई और r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो 7/2² और h का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। इधर में क्या हो जाएगा 150 × 4/3 इंटू रेडियस का वैल्यू है यहाँ पे 7/10 इसका क्यूब हो जाएगा। यहाँ से h इक्वल टू अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 150 × 4 × 7 × 7 × 7 नीचे आ जाएगा 3 × 10 × 10 × 10 और ये जो 7/2 का स्क्वायर है वो उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 7 × 7 और ऊपर आ जाएगा 2 × 2। तो यहाँ से ये 2 7 से ये 2 7 कट जाएगा और इस 2 से इसको 5 टाइम्स, इस 2 से इसे काट दीजिए 5 टाइम्स, इससे 25 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा और 3 से इसे कैंसिल करें तो 2 टाइम्स। तो फाइनली क्या आ जाएगा सबको मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 4 जा 8 8 7 जा 56/10 सेंटीमीटर जो कि आएगा 5.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 150 स्फेरिकल मार्बल बॉल्स जो अगर हम सिलेंडर का वेसल में डालते हैं तो इस वेसल का वाटर लेवल जो है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3b, उसमें क्वेश्चन कह रहा है 3 क्यूब्स of side 6 cm each are joined as shown figure 1, find the total surface area of the resulting cuboid। तो क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है कि 3 क्यूब है, प्रत्येक का साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसे जो है वो ज्वाइन किया गया है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो फिगर के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्टिंग क्यूबाइड होगा उस रिजल्टिंग क्यूबाइड का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा
6 प्लस 6 प्लस 6 यानी टोटल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। जबकि ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम रह जाएगा जो क्यूब का साइड था, यानी 6 सेंटीमीटर, और हाइट भी रह जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो वैल्यू पुट कर दे 2 इंटू LB यानी लेंथ 18 है, और इंटू B हो जाएगा 6 प्लस BH क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, और प्लस HL हो जाएगा 6 इंटू 18। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 108 प्लस 36 प्लस 108। इन सबको ऐड कर ले तो ये आएगा 252। तो ये हो गया 2 इंटू 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ पे A इक्वल टू क्या हो जाएगा m, B इक्वल टू हो जाएगा -2 m-1, और C इक्वल टू हो जाएगा m+2। देयरफॉर D इक्वल टू B² माइनस 4AC। B का वैल्यू क्या है -2 m-1, इसका हमें स्क्वायर करना है, -4, A का जगह पे है m और C के जगह पे है m+2। स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू m-1 का स्क्वायर माइनस 4m इंटू m+2। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा a, और 4 इंटू में m² -2m+1, और यहाँ हो जाएगा -4m² और -8m। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4m² -8m प्लस 4 -4m² -8m। 4m² और 4m² सेम है और अपोजिट साइन के साथ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -8m और -8m मिलके क्या हो जाएगा -16m, और ये हो जाएगा 4। तो आपको मिलेगा फाइनली 4 -16m। क्वेश्चन में आप देखें तो दिया हुआ है कि दोनों रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है, इसलिए यहाँ पे D इक्वल टू जो होगा 0 क्यों हो जाएगा, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा D का वैल्यू जो है और यहाँ से पुट कर दे 4 -16m इक्वल टू 0। यहाँ से 16m इक्वल टू हो जाएगा 4, तो m का वैल्यू हो जाएगा 4/16 इक्वल टू 1/4। यही हो गया आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 4b और क्वेश्चन कर रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका शॉर्टर साइड जो है वह शॉर्टर साइड से डायगोनल जो है वह 60 मीटर ज़्यादा है, जबकि लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो है साइड फाइंड करना है। तो चलिए मानते हैं, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर, therefore the length of diagonal इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। क्वेश्चन में इसे मेंशन कर दे तो ये लॉन्गर साइड है, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर और ये हो जाएगा x मीटर और ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर।
सिंस डायगोनल स्क्वायर, रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर जो होता है वो उसके लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। इसलिए जो है यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए तो AC कितना है x प्लस 60 स्क्वायर और AB कितना हो जाएगा, ये है आपका x प्लस 30 और BC है x स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होकर के 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। इन सारे डेटा को उधर ट्रांसफर कर दे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और 60x माइनस 120x से क्या बचेगा माइनस 60x और 900 माइनस 3600 से क्या आएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ देख सकते हैं माइनस 90 प्लस 30 करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2700 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x माइनस 90 और प्लस 30 कॉमन ले लेते तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो क्या आ जाएगा x माइनस 90 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30। ये जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि x जो है वो क्या है लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। Therefore, length of shorter side यानी x इक्वल टू क्या हो गया 90 मीटर एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड ये था x प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर और ये हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि इन फिगर 2 PQ एंड PR are two tangents to the circle centered at O. If angle OPR equal to 45 degree, then prove that ORPQ is a square. In triangle OQP and triangle ORP, वी हैव। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में कंपेरिजन करें तो आप पहले देख सकते हैं कि PQ और PR जो है टेंजेंट्स है और OQ और OR जो है वो रेडियस है। इसलिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल OPR जो है वो 45 डिग्री है। तो इन दोनों ट्रायंगल में पहले कंपेरिजन करके देखें।
आप देख सकते हैं कि टेंजेंट जो है किसी पॉइंट पे, जो सर्कल के अलग अलग 2 पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे। और साथ ही साथ ये जो ओ क्यू और ओ आर है वो सर्कल के रेडियस है, इसलिए भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, क्यों हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके अलावा जो है ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये कॉमन है दोनों में, एंड पी क्यू इक्वल टू पी आर, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट्स है, सेम सर्किल पर है, इसलिए आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर बाई एस 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 ट्रायंगल ओ क्यू पी इज congruent टू ट्रायंगल ओ आर पी। दिस implies एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी आर। जो कि हो जाएगा 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री प्लस अगेन 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू हो गए 45, इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी 90 है, तो 180 हो गया, बचा हुआ ये दोनों एंगल का सम भी 180 होगा, और इसमें ये एंगल आ गया है 90, तो 180 में से इसे माइनस कर लेंगे, 180 में से इसे माइनस करेंगे तो एंगल क्यू ओ आर निकल जाएगा, जो कि ये भी आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम देखते क्या है, ये जो ओ आर पी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें चारों ही एंगल 90 डिग्री है, और जब सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री हो तो ये डेफिनेट रूप से आइदर रेक्टेंगल या स्क्वायर होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि एडजेसेंट साइड जो है, यानी ओ क्यू और ए ओ आर पहले से इक्वल है, और पी क्यू और पी आर भी आपस में इक्वल है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा स्क्वायर। Hence ORPQ is a square। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इक्वल टू 5 एंड A20 इक्वल टू 135। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है D इक्वल टू 5 एंड A20 यानी 20 टर्म जो है वो दिया हुआ है 135। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D इक्वल टू 135। तो यहाँ से A का वैल्यू जो है क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, प्लस में 19 और D का वैल्यू हो जाएगा 5 इक्वल टू 135। ठीक है, A प्लस ये हो जाएगा 95 इक्वल टू 135, A इक्वल टू हो जाएगा 135 माइनस 95, A इक्वल टू हो जाएगा 40। देयरफॉर SN इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 और A प्लस L अगर लास्ट टर्म मालूम हो तो इस हिसाब से यहाँ पे S20 निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 इंटू A का वैल्यू आया है 40 और 20 टर्म जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 135। यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इंटू 175 और फाइनली हो गया 1750 और ये हो गया आंसर। तो अभी हम लोग देख रहे थे सेक्शन ए के क्वेश्चंस, जो कि सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन।
ठीक है।